नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर भरत सिंह राठौड़। आज की क्लास जो वन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर है वो ये है कि आने वाले कुछ एग्जाम्स हैं जिसके अंदर हिस्ट्री है, राजस्थान जीके है, राजस्थान ज्योग्राफी है और वो पार्ट वन पेपर वन जो कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी है। उसके साथ साथ सीईटी जो कि हमारी सरकार ने लागू कर दिया है, तो उसमें भी जो उसका पेपर का पैटर्न है उसमें राजस्थान जीके है। उसके अलावा चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं इसको, थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, किसी भी तरीके के एग्जाम हो जहाँ पे पेपर वन होता है और उस पेपर वन के अंदर राजस्थान जीके एक अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, राइट। वैसे आपको पहले मैं बता दूं, साफ साफ तरीके से बता दूं, ये हमारा फील्ड नहीं है। हम कॉमर्स फील्ड के हैं, आप जानते ही होंगे, हम कॉमर्स की क्लासेस लेते हैं सारी, और इनकम टैक्स मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो हम मेहनत कर रहे हैं और जो आप लोगों के लिए चीज़ें ला रहे हैं, हम ये इसलिए ला रहे हैं ताकि हमारी तरफ से आपको कुछ दे सके और उस पेपर वन और या फिर सीईटी एग्जाम के अंदर या फिर आने वाले होने वाले फ्यूचर की जितनी भी एग्जाम्स है जिसके अंदर आपको इन चीज़ों का बेनिफिट मिल सके, यही उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेते हुए आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द फील्ड जाके हम ये चीज़ आपके लिए लेकर आए। हमने भी तैयारी की थी और जब प्रिपरेशन हमने करी इस क्या बोले राजस्थान जीके की, तब हमने किस किस तरीके से पढ़ाई करी थी, वो जो एक्सपीरियंस हमारा है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, राइट। सर ने बता ही दिया आपको, वीडियो भी है सर का, और उसमें ये भी बताया आपको कि सीईटी के लिए और जो पेपर वन है राजस्थान जीके जिसके अंदर है, या फिर अधीनस्थ बोर्ड जो कि RSMSSB जो कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, उसके तहत जितने भी पूछे गए सवाल है आज तक, जितने भी पुराने जितने भी सवाल पूछे गए हैं राजस्थान जीके को लेते और सब्जेक्ट वाइज हमने उसकी टेस्ट सीरीज बनाकर आप लोगों के लिए ऐप के ऊपर डाल दी है, राइट। उसके अंदर सारी कम से कम 180 प्लस टेस्ट है। उस टेस्ट सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने का मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के 25 टेस्ट है, फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चन है उसके अंदर, आधे घंटे 1 मिनट टाइम दे रखा है। उसके साथ ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस, जो सवाल आज तक पूछे गए हैं, जो अधीनस्थ बोर्ड ने आज तक पूछे हैं सवाल, उन सवालों को हमने इकट्ठा किया, उनको हमने सब्जेक्ट वाइज तोड़ा और उनकी टेस्ट सीरीज बनाकर एक एग्जैक्ट ऐसे एग्जाम में किस तरीके से आपको समय के अंदर उस पर्टिकुलर समय के अंदर इन क्वेश्चंस को करना, तो उसका एक्सपीरियंस देने के लिए हमने ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज लॉन्च करी हुई है, राइट। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि एक तो आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है सवाल पूछने का। दूसरी बात जो पता चलेगी, आपको खुद को एक्सपीरियंस होगा कि कम समय में इन सवाल को कैसे किया जाए। वैसे समय काफी होता है, 30 मिनट 30 क्वेश्चन बहुत ज्यादा समय है, मतलब अच्छा समय है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस अगर नहीं हो, आप सवाल में उलझ जाओगे, किसी एक सवाल में सोचने लग जाओगे तो दूसरे सवाल आपके वहां पे मिस आउट हो जाएंगे, तो वो आपको फायदा होगा। तीसरी बात, सब्जेक्ट वाइज, अब जैसे कि आपको लगता है आपका पर्टिकुलर को एग्जाम है, जैसे सीईटी का एग्जाम है और सीईटी के अंदर दे रखा है हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके में भी पर्टिकुलर को टॉपिक दे रखे हैं, तो आपको वही टॉपिक करना है, उसके अलावा अदरवाइज दूसरी चीजें नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। तो वो टॉपिक के क्वेश्चंस जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है वो उसके अंदर डाले हुए हैं, ठीक है। और आपको बता दें, सर ने भी बताया, मैं भी आपको बता दूं, और या फिर किसी भी एक्सपर्ट से या कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा जो बहुत ज्यादा फैकल्टीज है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, उन्होंने भी ये बात बताई होगी कि RSMSSB अपने अधीनस्थ बोर्ड अपने पुराने क्वेश्चंस को रिपीट करती है, बार बार रिपीट करती है और अच्छी मात्रा में रिपीट करती है। तो मेरा पर्सनल ये व्यू है, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था दैट टाइम मैंने ये नोटिस किया कि जो सवाल, चाहे वो RPSC करवा रही थी, लेकिन जो सवाल पहले पूछ रखे हैं उन्हीं के बेसिस पे सवाल आते हैं, और चाहे वो नहीं भी आए तो उसके रिलेटेड हमें ये पता चल जाता है कि इस तरीके से सवाल और क्या हो सकते हैं, उसकी हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी बातें, और इस सब की एक कॉस्ट ना की बराबर कॉस्ट रखी है हमने, 99 रुपीज कॉस्ट रखी है। आप ऐप पे जाके इसको परचेज कर सकते हो, एक सिर्फ 100 रुपए कॉस्ट है, और वो सिर्फ टाइपिंग कॉस्ट है, आप ये समझ लो, राइट। वो कॉस्ट रखी, हम तो फ्री में ही करते, टाइपिंग कॉस्ट जो लगी हम सिर्फ उतना ही ले रहे हैं आपसे। ये टेस्ट करने के बाद जो मेरा वीडियो बनाने का आज का मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है, आपको मैं फिर बता देता हूँ, ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं हम सारे जो फैकल्टीज हैं हम ये कोशिश कर रहे हैं आपको फील्ड से हटकर आपको ये चीजें देने की, जिस वजह से आपका ओवरऑल स्कोर, चाहे कॉमर्स में मैं कितना ही पढ़ा लूंगा आपको, आपका फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं होगा तो आप ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और जब कोई बच्चा ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हो पाता तब हमें बड़ी ही पीड़ा होती है, बड़ी दुख होता है।
तो हमने कोशिश करी कि भाई पहले अपने कॉमर्स पार्ट को अच्छा आपको करवा दे, और उसमें हम काफ़ी हद तक जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। और अब ये करवाने का जब पता चला कई बच्चे फेल हो गए क्योंकि पहला पेपर उनका अच्छा तैयार नहीं हो पाया, तो इसलिए हमने पेपर 1 के लिए जो हम आपको बेस्ट दे सकते हैं वो देने की कोशिश करी है, और उसकी ज़्यादा रुपए भी आपसे कुछ ही तरीके का चार्ज या फीस नहीं ले रहे हैं, और हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट के रूप में प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास लाने का मेरा एक उसी उसी जो हमारा एक उद्देश्य है आपको तैयारी करवाने की राजस्थान जीके और इसके अंदर, उस उद्देश्य के अंदर पहला पार्ट तो हमने कर दिया, टेस्ट आपको देके आप पढ़ सकते हो उसके अंदर, राइट। दूसरा उसी के अंदर हम एक और इनिशिएटिव जोड़ रहे हैं, वो आप लोगों का प्यार किस तरीके से मिलेगा वो इस तरीके से इनिशिएटिव आगे आगे चलता रहेगा, लेकिन एक हमारी मेहनत है, फील्ड हमारा नहीं है, लेकिन हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा हमने रिसर्च करके चीज़ें आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लेकर आए, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से हमने ढूंढ कर आपके लिए परफेक्ट चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि भाई इन टेस्ट पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। आपको सॉल्व करवाने का उद्देश्य ये होगा, आंसर तो आपको पता ही है, आंसर उसमें दे भी रखा होगा, सॉल्व कराने का मोटिव ये है, उद्देश्य ये, ऑब्जेक्टिव ये है कि उनके समक्ष जैसे कोई क्वेश्चन आया उसके साथ 4 क्वेश्चन और उसी के रिलेटेड कैसे कैसे आ सकते हैं उसको मैं आपको यहाँ पे आपके सामने लेकर आऊं, और ताकि आपको पता चले कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो पर्टिकुलर चीज आपके दिमाग में बैठ जाए और उस चीज की आपकी तैयारी हो जाए, राइट। पढ़ना तो है ही है आपको, नोट्स आपके अलग अलग, आपने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी होगी, अलग अलग जो बेस्ट फैकल्टीज है मार्केट के अंदर उनसे कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी होगी। उसके अलावा ये चीजें करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन जो पुराने पूछे गए हैं उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन सारे आएंगे, ये तो मैं मान लेता हूँ, आपको आज भी कहता हूँ 10% जरूर कुछ नए क्वेश्चन बन के आएंगे, बाकी 80% क्वेश्चन वही रिपीट नहीं कह सकता, उस 80% में से 20% रिपीट होंगे, बाकी के क्या उसके इर्द गिर्द आएंगे, राइट। कैसे आएंगे वो आगे चलते चलते मैं आपको बताता हूं किस तरीके से सवाल आ सकता है, ठीक है। फिर कह रहा हूं ये मेहनत हमारी है, ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों को अच्छी चीज देने के लिए कर रहे हैं मेहनत। आउट ऑफ द फील्ड है, हमें हमारे कोर्स में ही टाइम नहीं मिलता, लेकिन हमने उससे अलग निकल के आप लोगों के लिए तैयारी करके ये चीज लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों की कुछ तैयारी हो सके, और तैयारी होने के साथ साथ आप ओवरऑल रिजल्ट, एक बच्चा नौकरी लग के जब हमारे पास आता है और जब हमें कहता है कि सर OneExam.in की वजह से मेरी नौकरी लगी, ओवरऑल हम क्रेडिट हमें जब देता है तब बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। कॉमर्स फील्ड में तो हमें आज से आते क्रेडिट मिला ही है, उसके अलावा क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी और नॉमिनल प्राइस के ऊपर ही सारे कोर्स दिए, कोई भी कोर्स हमारा महंगा नहीं है, और क्वालिटी आप देख लो, जितने वीडियोस और नोट्स हम जितनी अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड करते हैं इतना और कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। लेकिन फिर भी हमने उसके साथ साथ हमने सोचा कि पहला पेपर भी आपका अच्छा कराया जाए, या फिर सीईटी जो एक बीच में आपके हडल बन गया है, या जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये फायदेमंद रहेगा, और ये जो बच्चे किसी भी फर्स्ट ग्रेड या किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं उनका पहला पेपर जो कि राजस्थान जीके होती है, जो कि हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके मिलेगी, तो उन सब चीजों के लिए हमने ये मेहनत करके आपके लिए लाए, ठीक है। आप लोगों का प्यार और इसी तरीके से मिलता रहेगा तो और भी वीडियोस आगे से आगे आती रहेगी, राइट। तो आज की वीडियो जो है टेस्ट 2 मैंने उठाया है हिस्ट्री पेपर का, जो मैंने हिस्ट्री के टेस्ट डाले हैं 25 अराउंड टेस्ट है, उसमें से 30 प्रश्न है, सबके अंदर 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट का टाइम दिया है, माइनस मार्किंग भी उसके अंदर रखी है, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन है और 0.25 माइनस मार्किंग अगर गलत करते हो तो, सारे इंस्ट्रक्शन उसके अंदर लिखे हुए हैं। पेपर टेस्ट नंबर 2 उठाया मैंने हिस्ट्री का, उसके संदर्भ में 30 क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं, और उसके साथ साथ ये भी बताता हूं कि उसके अलावा क्वेश्चन कौन से आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लास्ट में धन्यवाद और हमें प्रोत्साहन दीजिएगा, आगे और भी वीडियो आएंगे, आपका प्यार ऐसे बना रहे। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 30 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, सॉल्व करते हैं एक एक। गिरी सुमेल का युद्ध डैश में लड़ा गया था, यानी कब लड़ा गया था, सवाल ये था, ये सवाल था उद्योग प्रसार अधिकारी परीक्षा 2018 का सवाल था। अब ये सवाल आया कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था, सीधी सी बात कहता हूं। अब गिरी सुमेल के ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम में, चाहे आरपीएससी लो, अधीनस्थ बोर्ड हो, दुनिया भर के इशू आएंगे, तो आपको गिरी सुमेल के युद्ध को अच्छी तरीके से तैयार करना है। गिरी सुमेल के युद्ध के लिए कोई 5-7 बातें हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएगा। क्या पहली बात तो गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, सबसे पहला अपना सवाल यही है। तो कब लड़ा था भैया, 1544 एडी में लड़ा था, ठीक है, इसमें लड़ा था, ये सबको याद करना है, ये तो याद रह गए आपको सबको, ये क्वेश्चन सर आ रखा है इसलिए हमें याद हो गया, वापस आएगा तो हम इसको अटेंड कर लेंगे। लेकिन इसके रिलेटेड और भी बात आपको समझनी है कि गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा किसके बीच में गया था, तो ये लड़ा गया था मालदेव, और मालदेव कौन था, जोधपुर का राजा था, और किसके समक्ष लगा था, शेरशाह सूरी, किसके साथ, शेरशाह सूरी के
सर ये भी बात हमें पता है, शेरशाह सूरी के बीच में जीता कौन था भैया, ये जीता था, कौन जीता था, शेरशाह सूरी जीता था, राइट। स्टोरी के रूप में सुनो, बड़ा मजा आएगा, सब चीज ऐसे क्लियर होती जाएगी, आपको याद रहेगी ये चीजें, ठीक। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई हो रही थी, राइट। अब आपको यह ध्यान रखना है मालदेव की तरफ से कौन लड़ रहा था और शेरशाह सूरी की तरफ से कौन लड़ रहा था, ठीक है। शेरशाह सूरी से सबसे पहले दुश्मन की बात कर लेते हैं। शेरशाह सूरी की तरफ से कौन लड़ रहा था, एक तो लड़ रहा था भैया बीकानेर वाला। बीकानेर वाला कौन था, तो बीकानेर वाला कल्याणमल। ये सवाल मैंने दे रखा है, मैंने देख रखा है कि निम्नलिखित में से कौन शेरशाह सूरी की तरफ से नहीं लड़ रहा था या फिर लड़ रहा था, तो उसमें दो नाम आपको याद रखने हैं। एक तो कल्याणमल जो बीकानेर का राजा था, दूसरा था विक्रमदेव। कौन था, विक्रमदेव, जो कि कहां था, जो कि कहां का था, मेड़ता का, मेड़ता का विक्रम देव, ठीक है। ये दो लड़ रहे थे इस तरफ से, तो मालदेव की तरफ से, तो मालदेव की तरफ से सर हमें पता है, मालदेव की तरफ से एक तो लड़ रहा था जैता और एक लड़ रहा था कुंपा, ठीक है। जैता और कुंपा ये दो लड़ रहे थे, याद है जैता कुंपा की लड़ाई फेमस है, गिरिशुमेल का युद्ध जो 1544 के अंदर हुआ था। इधर जैता कुंपर थे, सामने की तरफ से पार्टी में से कौन थे, बीकानेर का कल्याणमल, और उसके साथ कौन था लड़ रहा, साथ में कमांडर कौन थे उनके, उसके साथ था मेड़ता का विक्रमदेव, ठीक है, ओके। इसी लड़ाई के अंदर शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के, जीत तो गया था वो, लेकिन उसकी काफी लास्ट तक उसके हालत खराब हो गई थी, तो उसने बोल दिया था कि भाई एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपनी हिंदुस्तान की सल्तनत खोल लेता। याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है कि ये डायलॉग कब बोला था, कौन सी युद्ध में बोला गया था, तो वो भी चीज इसके साथ ही याद रखना। यानी एक गिरीशुमेल को पूरा इस तरीके से याद रखो कि उसकी सारी चीजें आपको कंटेंट याद रहे। उसके साथ साथ इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मालदेव भाग गया था, मतलब भाग गया था कहते हैं, मालदेव वापस कूटनीतिक कुछ ऐसी डिप्लोमेसी बात हो गई थी किसके साथ, शेरशाह सूरी के साथ, और मालदेव वापस जोधपुर आ गया था, राइट। जोधपुर आ गया था, लेकिन जैता कुंपा ने हाथ नहीं मानी, तो लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए थे, ठीक है, काम आ गए थे, ठीक है। और यहाँ पे मालदेव जब आ गया था और ये जब इनकी हो गई लड़ाई, तो शेरशाह सूरी ने जोधपुर को जीत लिया था, जोधपुर का राजा था, मारवाड़ का राजा था, तो जोधपुर जीत लिया था। और जोधपुर जीतने के बाद, जोधपुर जीतने के बाद उसने ये जोधपुर को किसको दी, ये जोधपुर उसने दिया वापस। जोधपुर जीतने के बाद ये सब मालदेव, और जैसे ही जोधपुर उसने जीता, ये जोधपुर किसको दे दिया, खवास खान को। किसको, खवास खान को, खवास खान को। ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, तो आप थोड़ा देख लेना, मुझे जहां जहां हिंदी में लिखने का होगा वहां लिखूंगा, बाकी ऐसे लिख रहा हूँ, जो मैंने नोट्स इस तरीके से बनाए उस तरीके से आपके साथ कर रहा हूँ। तो ये किसका, खवास खान को जीतने के बाद जैसे जीता, फिर जोधपुर पे आक्रमण किया, जोधपुर जीता, यहाँ से मालदेव चला गया कहाँ पे, सिवाना के दुर्ग में, जिसको आपातकाल दुर्ग भी कहा जाता है, मारवाड़ रियासत का एक शेल्टर होम भी कहा जाता है, वो वहां पे चला गया था। और ये जीतने के बाद किसको दे दिया था, जोधपुर, जोधपुर रियासत दे दिया था, हैंड ओवर कर दिया था खवास खान का। मुझे याद एक सवाल ऐसा भी है कि जोधपुर जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर की रियासत किसको दे दी थी, तो खवास खान का नाम था, वहां पे सवाल ऐसा भी था, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। यहां तक सवाल हुआ, एक गिरीशुमेल की इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैं एक सिर्फ एग्जांपल बना रहा हूं, टेस्ट 2 का एग्जाम्पल बताते हुए बता रहा हूं कि अब जो भी टेस्ट आप आगे से आगे दोगे, उस तरीके से उसकी और बातें आपको अंदर से अंदर आपको खोद के निकालनी है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। और बाकी नोट्स आप रखो साथ में, तो कोई सवाल होता है तैयारी कैसे करें, तो इन टेस्ट को सामने रखो, एक एक सवाल के और बातें आप निकालते जाओ। मेरी बातों में से कोई कमी निकालना चाहेगा तो भैया निकाल लेना, मैंने पहले ही बोल दिया था मैं इन चीजों से आउट ऑफ बॉक्स हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि इस गिरीशुमेल के रिलेटेड आपको सारी बात बताऊं, जैसे कि खवास खान को हारने के बाद मालदेव की तरफ से लड़ा कौन था, इसके शेरशाह सूरी की तरफ से कौन लड़ा था, कब हुई थी, फिर इनमें जीत गया था उसके बाद क्या हुआ था, ये सारी बात आपको बता रहा हूँ। कि सवाल एक ऐसा भी है कि मालदेव वहां हारने के बाद कहाँ चला गया था, तो सिवाना के किले में चला गया था, जो कि मारवाड़ रियासत का शेल्टर होम भी माना जाता है, ठीक है, पनागृह जिसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, 1883 में निम्न में से किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, इनमें से कौन से शहर में परोपकारिणी की सभा हुई थी, तो इसका आंसर है उदयपुर। कहां हुई थी, उदयपुर। इसका आंसर क्या था, 1544, उदयपुर। उदयपुर में परोपकारिणी सभा का क्या हुआ था, स्थापना हुई थी, ये बात हुई। अब आपको ये समझना परोपकारिणी सभा थी क्या। परोपकारिणी सभा दयानंद सरस्वती ने, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा का स्थापना की थी, किसमें, उदयपुर में। सवाल ये भी आ सकता है परोपकारिणी सभा की उदयपुर में हुई थी, कई किसने थी, तो याद रखनी है स्वामी दयानंद ने की थी उदयपुर में। जब इनिशियल इस सभा को किया गया था, तो इसमें ज्यादातर कौन थे, ज्यादातर कौन थे, मेवाड़ के लोग थे, मेवाड़ी थे, सारे मेवाड़ के लोग थे। उस समय इस परोपकारिणी सभा का सभापति यानी सभा का मंत्री किसे बनाया गया था, सभा का मंत्री बनाया गया था कविराज,
नाम याद रखना, ये जो नाम बोल रहा हूं कविराज श्यामल दास। एक बात याद रखनी परोपकारी सभा के बारे में, उस समय सभा का मंत्री किसे बनाया गया था, किसको बनाया था, कविराज श्यामल दास को। तो उसी समय में दूसरी बात इसके अंदर याद रखनी है कि उस सभा के प्रधान कौन थे, तो प्रधान किसको बनाया था, तो मेवाड़ के जो महाराणा थे, मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्हें ये क्या उपाधि दी, उन्हें नियुक्त किया गया एज ए प्रधान। किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके, समझ में आया। यहाँ पे उदयपुर में हुई थी, 1883 में हुई थी, राइट। तो ये बात हुई इसकी परोपकारी। अब इसके रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको आंसर करने के लिए क्या हो, मतलब एलिजिबल हो, आप उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई थी। अग्निकुंड यानी जो आग वाग लगाते हैं, वो बोले कि एक कहानी है कि हमारे क्या नाम है उनका, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ ने कोई हवन किया था अग्निकुंड में, यज्ञ किया था माउंट आबू के अंदर। कहाँ किया था, माउंट आबू के अंदर यज्ञ किया था, और उसके अंदर उसके तहत इन 4 कास्ट की, राजपूतों में 4 कास्ट की उत्पत्ति हुई थी। वो 4 कास्टों का नाम क्या है, पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसने किए थे, संत वशिष्ठ ने किया था। किसने किया था, संत वशिष्ठ ने। उसको बोला गया था आबू यज्ञ। क्या बोला था, आबू यज्ञ बोला गया था। उस आबू यज्ञ में 4 कास्टों का वर्णन किया है कि उस यज्ञ में से 4 कास्टों की उत्पत्ति हुई है। 4 कास्टों की उत्पत्ति किसने हुई, किसकी हुई है, 4 राजपूतों कास्ट की उत्पत्ति। उनका नाम याद रखिएगा, सबसे पहले चौहान, फिर आपके चालुक्य, जिनको सोलंकी भी बोलते हैं, चालुक्य सोलंकी, तीसरी जाति परमार, और चौथी जाति प्रतिहार कह दो, परिहार कह दो, परिहार नहीं प्रतिहार कह दो, ठीक है। ये 4। अब इसमें सवाल थे कि इनमें से कौन सी वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है। नहीं हुई यानी परमार की हुई है, बिल्कुल सर परमार है। सिसोदिया नई नाम दे रखा, चौहान दे रखा, ये दे रखा, यानी तो आंसर क्या हो जाएगा, सिसोदिया। सिसोदिया की उत्पत्ति वहां से नहीं हुई। तो आपको याद क्या रखना है, एक तो वशिष्ठ ने किया था, संत वशिष्ठ ने किया था, आबू यज्ञ जिसको बोला गया था। 4 कास्टों की वहां से उत्पत्ति बताई गई है। और ये बताई कहां गई है, ये बताई गई है पृथ्वीराज रासो के अंदर। किसमें, पृथ्वीराज रासो के अंदर बताई हुई है कि इन 4 कास्टों की हुई है। पृथ्वीराज रासो जो किताब है, जो कि लिखी किसने थी, वो लिखी थी चंद्रबरदाई ने। किसने लिखी थी, चंद्रबरदाई ने लिखी थी। और चंद्रबरदाई ने वहां पे उस बुक के अंदर लिख के बताया कि इन 4 कास्टों की क्या उत्पत्ति अग्नि कुंड से, अग्नि यज्ञ से हुई है। उसको आबू यज्ञ का नाम दिया गया, और जिसने की थी संत वशिष्ठ ने की थी, राइट। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन, गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले, तो सिंपल सी बात है, गागरोन का जिला इनमें से कहां पे है, तो आपको याद आ जाएगा झालावाड़। जिसने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, अच्छी हिस्ट्री की पता है, तो उसको याद आ जाएगा क्या है, झालावाड़। वो क्या थी, झालावाड़। अब जो बात याद रखनी है आपको कि गागरोन के किले के बारे में, तो ये याद रखना है कि यूनेस्को की जो लिस्ट है, जो धरोहर है हमारी विश्व विरासत जिसमें है, उसमें गागरोन का किला है। पहली बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है, यूनेस्को वाली बात रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है कि झालावाड़ किसका था, झालावाड़ किसका था, झालावाड़ जालो का था। जालो का क्या था, झालावाड़, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको, इस गागरोन को क्या बोला जाता है, जल दुर्ग भी बोला जाता है, याद है। यानी कई बार सवाल ऐसे भी आया कि नील में से जल दुर्ग कौन सा, आगे भी आएगा, मैं बता दूंगा कि जल दुर्ग कौन सा है या नहीं है, या गागरोन कौन सा है। तो जल दुर्ग यानी पानी और कुछ पथरीली पहाड़ियों के बीच में है, तो ये 2 नदियों के संगम पे ये दुर्ग बना हुआ है। 2 नदियां कौन सी उनका नाम भी याद रखना। एक तो है आहू नदी, आहू, और दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी आपकी काली सिंध। कौन सी थी, काली सिंध नदी। इन 2 नदियों के संगम पे बना हुआ है ये दुर्ग गागरोन। तो अब देखो, आप समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में सिर्फ गागरोन का सवाल इतना है कि कहाँ स्थित है, तो झालावाड़ आपको याद रह गया, लेकिन उसके साथ झालावाड़ किसका, झाला का। फिर ये कौन सा, ये जलदुर्ग है गागरोन। फिर इसमें क्या बोले, आहू और काली सिंध नदी पे आ रखा है ये। और क्या, और इसके बारे में और क्या है, इसको और भी नाम बोला जाता है, गागरोन का दूसरा नाम भी है। दूसरा क्या बोला जाता है इसको, डोडगढ़ भी बोला जाता है। क्या बोलता है, डोडगढ़ भी बोला जाता है, या दुलरगढ़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दुलरगढ़ भी कहते हैं, डोडगढ़ भी कहते हैं, ठीक है। अब कुछ बोल रहे होंगे सर आप नीचे से देखिए क्या बोल रहे हो, मैं नीचे से मेरे नोट्स लिखे हुए उसके तहत आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले बोल रहा हूँ मेरा फील्ड नहीं है, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने और याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यही बात है। डोडगढ़ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे क्या था, डोड परमार करके, परमारों में डोड परमार करके राजपूत राजा था, और उसके नाम पे ही क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा। उसी ने, कहते हैं कि उसने इसका निर्माण करवाया था, उसी तहत इसका नाम पड़ गया डोडगढ़, या दुलरगढ़ भी कहते हैं गागरोन के किले। अब मैं एज ए स्टूडेंट जिसका राजस्थान जीके से फॉर एग्जांपल कोई लेना देना नया हूं, और मैं अगर किसी की तैयारी करता हूं और मुझे उसको पढ़ना है, तो इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं ये बताने आपको आया हूं, ना कि आप ध्यान रखना मेरा
किसी प्रकार का एग्जामिनेशन मत करना। देखो अपना तो काम हो गया, अपन तो सेट है, तुम तुम्हारा देख लो। मैं तो यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। ना मुझे कोर्स बेचना है हिस्ट्री का, ना मुझे राजस्थान जीके का हमें किसी को कोर्स बेचना है, ना हमें को लेना देना है। हम तो सिर्फ यहाँ पे आए सिर्फ आपको याद करवाने या इस तरीके से पढ़ने का एक स्टाइल बताने, तरीका बताने जो आपके काम आ सकता है, हमारे काम आया। अगर आपको अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, वीडियो और बनाएंगे, नहीं लगा तो भी आप बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि सवाल ऐसे आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है मार्केट में, बहुत बड़े बड़े टीचर है और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप उनसे पढ़ो, लेकिन इन क्वेश्चन को इस तरीके से तैयारी करोगे, खाली पढ़ने से काम नहीं होना है। एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए और नंबर चाहिए, और वो ऐसे ही आएंगे, अन्यथा नहीं आने वाले, कितना ही रट लो, ठीक है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, निम्न से कौन सा स्थान 1920 के 1920 में किसान आंदोलन, 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के 95 ठिकानों में से एक नहीं था। कुछ 95 ठिकाने थे 1920 के किसान आंदोलन में, उन 95 ठिकानों को याद रखने की जरूरत नहीं, आपको इतना है कि इनमें से कौन नहीं था। तो बहुत टेढ़ा क्वेश्चन था कि भाई इतने याद कैसे रहेंगे, एज ए स्टूडेंट याद रखना मुश्किल है। तो सवाल इसका आंसर तो ये था कि भाई कौन सा नहीं था, तो माधोपुर नहीं था, क्योंकि ये देखो ऐसा है कि माधोपुर अलग ही आ जाता है, श्री माधोपुर अलग ही आ जाता है, बाकी शेखावटी इलाके अपने दिमाग में आता है। शेखावटी यानी उधर के इलाके, उधर के यानी सिक्कर, झुंझुनू, ये सब शेखावटी इलाके के अंदर आएगा। तो माधोपुर जयपुर के पास थोड़ा साइड में पड़ जाता है, तो श्री माधोपुर इसमें भाई नहीं हो सकता। ऐसे सिर्फ ऐसे अपने नॉर्मल स्टूडेंट की तरह इसको आंसर दे सकते थे, ठीक है। और अपन क्या कह सकते हैं कि माधोपुर के बारे में क्या किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के बारे में कह सकते हैं अपन। एक बात याद रखनी, कोई 1920 बोलता है, कोई 1922 बोलता है, इसमें ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अलग अलग टीचर अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बताते हैं, ठीक है। आपको जो चीजें याद रखनी है वो सबसे बड़ी एक चीज इसमें, इस किसान आंदोलन जो शेखावटी किसान आंदोलन है उसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, सिक्कर किसान आंदोलन से भी इसको जाना जाता है, उसमें एक चीज याद रखनी है आपको कि इसके अध्यक्ष कौन थे इस किसान आंदोलन के, तो उनके लीडर यानी उसके लीडर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो लीडर कौन था, लीडर था राम नारायण चौधरी, ठीक है। ये आपको इसके साथ याद रखना है, जो आपको आगे सवाल में ऐसा कहीं पे दिख सकता है। तो याद रखना शेखावटी आंदोलन कौन, राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था, और दो श्री माधोपुर इसका हिस्सा नहीं है, जो 95 ठिकाने थे उसमें से एक का हिस्सा नहीं है। सवाल कहां पूछे गए उसका नाम लिखा हुआ है आपको सबको, 2018 के सवाल है ये, ठीक है। नेक्स्ट, मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न से किसने किया था। किस किस इलाके में, मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा, देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा नीचे साउथ में है, सिरोही भी वहीं पे ही है, मेवाड़ ये लगभग लगभग आदिवासियों का इलाका है, ठीक है। तो आदिवासियों के इलाके में स्वदेशी आंदोलन किसने चलाया था, जब आदिवासियों का नाम आता है, जो मुझे पता है जहां तक, तो एक ही नाम आता है, वो है स्वामी गोविंद गिरी। कौन आता है, स्वामी गोविंद गिरी महाराज। स्वामी गोविंद गिरी जी थे, जिन्होंने, जो डूंगरपुर से ताल्लुकात रखते थे, डूंगरपुर के थे, डूंगरपुर के स्वामी गोविंद गिरी जी, जिन्होंने भगत आंदोलन, संप सभा, इनसे याद रखना है आपको कि संप सभा, भगत आंदोलन, ये सब नाम इनसे जुड़ते हैं, ठीक है। भगत आंदोलन, सम सभा, तो इसका आंसर क्या है कि जो इस आंदोलन में स्वदेश में करते थे वो थे कि स्वामी गोविंद गिरी जी। इनके रिलेटेड सम सभा इन्होंने बनाई थी, इन्होंने भगत आंदोलन किया था मानगढ़ की पहाड़ी पर, मानगढ़ की पहाड़ी पर जो आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन जहां पे क्या हुआ था, जहां पे बहुत ज्यादा कत्लेआम हुआ था, हत्याएं हुई थी बहुत ज्यादा, करीबन 1500-1600 लोगों की हत्या हुई थी मानगढ़ पहाड़ी की, जो क्या बोलते हैं अपन, इस तरीके से याद करते कि जहाँ पे बहुत ज्यादा हत्याकांड हुए थे, तो उस मानगढ़ पहाड़ियों के हत्याकांड में वहां पे ये गोविंद गिरी जी थे, इनको पकड़ के लेके गए थे, फिर उनको जेल में डाल दिया गया था, फिर इनको फिर रिहा भी कर दिया गया था। तो समसभा याद रखना, गोविंद गिरी जी महाराज जिन्होंने यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन चलाया इन इलाकों में जो आदिवासियों के इलाके थे, ठीक है, आदिवासियों के इलाके, ठीक है। समसभा कहाँ की गई थी ये भी याद रखना, सिरोही में की गई थी स्थापना, समसभा की स्थापना कहाँ की गई थी, सिरोही में, ये भी सवाल आ सकता है। चलो 7वां, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सिथिनेन जाति के वंशज माना है। तो ये मानना करना, ये उपाधि देना, ये एक ही आदमी का काम था, वो जेम्स टॉड है। कौन है, जेम्स टॉड था, ठीक है। याद रखना, जनक बोला जाता है अपने यहाँ का और वो हिस्ट्री का, और वो जेम्स टॉड ही है जिसने उपाधियां देना, नहीं इसको मानना नहीं उसको मानना, सब यही काम करता था। इसके लिए याद रखना कौन था भैया, जेम्स टॉड था, ठीक है। कोई ज्यादा विशेष इसके बारे में याद रखने वाली बात नहीं, मुझे तो नहीं लगती याद रखने वाली बात। जेम्स टॉड था, मिलिट्री ऑफिसर था, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट बन के उदयपुर आया था, वहां से इसने रुचि ली, राजपूत राजाओं में रुचि ली और यहाँ पे इतिहास जानने में रुचि ली, और धीरे धीरे इसने इतिहास लिखना शुरू किया। अच्छा हुआ बेचारा ने लिखी, एक बुक लिखी थी इसने, वो याद रखना, एनल्स एंड एंटिक्विटीज,
ऑफ राजस्थान। याद रहेगी, ये किताब उसने लिखी थी। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये बात तो आपको नॉमिनल सी मतलब मिनिमम बात याद रखने वाली तो है ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नैनूराम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित? नैनूराम शर्मा, इनको याद रखना ही पड़ेगा आपको, हर किसी का एक नाम याद रखना पड़ेगा। जो प्रजामंडल के जो थे सारे प्रजामंडल को कब हुए, कौन कौन के अध्यक्ष थे, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब सवाल आ गया पंडित नैनूराम शर्मा को भाई कहाँ के थे, तो नैनूराम शर्मा का कोटा से लेना देना था, कोटा प्रजामंडल के थे। कोटा प्रजामंडल की बात हुई थी तो 1939 में कोटा प्रजामंडल हुआ था। नैनूराम शर्मा वहां के क्या थे, उस समय के अध्यक्ष थे उनको। और इसमें और जो दिलचस्प बात कोटा प्रजामंडल की याद रखने वाली बात यह है कि जब क्विट मूवमेंट हुआ था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो इस तरीके से मूवमेंट चला था जो गांधी जी के वहां पे नेतृत्व में, तो वहां पे उस समय इन यहाँ के जो इस आंदोलन प्रजामंडल थे, जो कोटा प्रजामंडल के लोग थे, वर्कर्स थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोटा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस स्टेशन और रेंज को घेर लिया था, बंदी बना लिया था, इस तरीके से इन्होंने काम कर लिया था। और जब ये बंदी बनाना और इस तरीके से काम किया था, तब इनका अध्यक्ष कौन था, किसकी अध्यक्षता में किया था, तो याद रखना मोतीलाल जैन। किसकी? मोतीलाल जैन। मोतीलाल जैन की अध्यक्षता में कोटा प्रजामंडल ने क्विट इंडिया मूवमेंट के जब वहां पे चल रहा था इंडिया लेवल पे, तब कोटा में इन्होंने थोड़ी हरकत की थी, वो हरकत आप याद रख लेना, जो याद रखने वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर में एक होली होती है, पत्थरमार होली होती है, पत्थर फेंके जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक वो ढांचा डालवाड़ भी होती है दूसरे के पास, वो ढांचे से रोकते हैं उसको और दूसरा उसको पत्थर फेंकता है, इस तरीके से। तो इसका आंसर है बाड़मेर। बाड़मेर में पत्थरमार होली होती है, आदिवासियों के द्वारा की जाती है। ठीक है, वैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी ये होली हो जाती है। किसके द्वारा खेली जाती है? तो आदिवासियों के द्वारा खेली जाती है। अब तो सभी खेलते हैं, 100 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान की किस संत द्वारा सत्यभामाजी नुलसन की रचना की गई थी? ये कुछ रचना है जो किसने की थी, कौन से संत ने की थी? तो याद रखना ये की थी मीराबाई ने की थी। किसने की थी? मीराबाई ने। अब जब नाम मीराबाई का आ गया तो मीराबाई की बातें बहुत बहुत ज्यादा आपको जानने लायक है कि मीराबाई का बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल। दूसरी बात, मीराबाई के फादर का कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था? कुड़की। कुड़की गांव है जो कि किसमें है? पाली में है। तीसरी बात जो जानने के लिए, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो द्वारका। द्वारका गुजरात में है, द्वारका इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये तो हुआ जन्म, ये हुई मृत्यु। थोड़ी हिंदी में मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, ठीक है ना, तो संभाल लेना। ठीक है, बचपन का नाम, बचपन का नाम ये था। पति कौन थे इनके जी? पति कौन थे? पति थे भोजराज सिंह। कौन थे? भोजराज सिंह। कई बार सवाल आ रखा है कि इनके पति का नाम क्या था। पति का नाम भोजराज सिंह सिसोदिया थे, जो कि क्या थे? जो कि राणा सांगा के पुत्र थे। क्या थे? राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज सिंह सिसोदिया। उनकी वाइफ थे, उनकी मृत्यु हो गई थी भोजराज सिंह की कम उम्र में, मतलब छोटी उम्र में मृत्यु हो गई थी। तब इनको बोला कि भाई सतीवती करने के लिए इनको फोर्स किया, इन्होंने मना किया और बिना इनके ही उनकी चिता का दाह संस्कार कर दिया गया था। तब ये वहां पे मौजूद भी नहीं थे और काफी लोग, घर वाले परेशान हो गए थे। घर वालों ने उनको थोड़ा सा इज्जत उज्जत का मामला था उनका उस समय, तो इन्होंने इसको जहर देने की बहुत कोशिश की, मीराबाई को बहुत ज्यादा जहर वहर देने की कोशिश की, लेकिन मीराबाई को सक्सेस नहीं हुए इन किसी भी चीज में। फिर मीराबाई श्याम के भजन में, श्याम के उसमें लीन हो गए, प्यार में और प्रेम में उसमें रहे और उस तरीके से अलग अलग जगह पे उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा रचनाएं लिखी, बहुत ज्यादा अपना एज ए संत बहुत बड़ा नाम किया और फिर द्वारका गुजरात में जाके उनका मृत्यु हो गई। ठीक है, और कहते हैं कि मृत्यु नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं कि भाई गिरधारी की मूर्ति थी, गिरधर अपने कृष्ण जी, और उसमें वो विलीन हो गए। ठीक है, और इनकी रचना जो आपको याद रखना है, एक तो है सत्यभामाजी नुलसन, दूसरी बात नरसिंह मेहता उनकी है। एक तो याद रखनी है, सवाल ऐसे भी आएगा, ये खाली यही आ जाएगा ऐसा नहीं है, दूसरा नरसिंह मेहता के रिलेटेड इस तरीके से अधीनस्थ बोर्ड सवाल पूछता है। एक पूछा उसके रिलेटेड देखो कितने सवाल बन सकते हैं यहाँ पे। फिर नरसिंह मेहता हो गया, फिर गीत गोविंद हो गया, ये भी इन्होंने लिखी थी, गीत गोविंद की टीका, ये इसका नाम है, गीत गोविंद का टीका। फिर एक था रुक्मणी मंगल, ये भी उन्होंने लिखी थी। इस तरीके से याद रखना है आपको, और उनकी कृतियां कि भाई और क्या क्या लिखी थी। सवाल अब इस बार सेम नहीं आएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, इसी तरीके से कोई आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये तो कितनी बार आ रखा है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कुड़की में, कहाँ स्थित है, पाली में, कई बार आया। हाँ, इनके गुरु का नाम याद रखना, गुरु का नाम रेदास। क्या नाम है? रेदास, ये भी याद रखना। और दूसरा उनको रविदास के नाम से भी पुकारा जाता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थित स्थल से प्राप्त मृद पांडों का लाल धरातल पर करेले करले रंगों की सुंदर जामातिक डिजाइनों से सजा गया है? तो भैया कालीबंगा, जो कालीबंगा है, कालीबंगा में इस तरीके की चीजें जब खोदी गई थी तो भी चीजें मिली, कुछ तरीके से रंग से डिजाइन विजाइन रंगोली वंगोली बनाई हुई थी। ठीक है, तो कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में आपको यह ध्यान रखना है, कालीबंगा कहाँ पे पाई जाती, कहाँ पाई गई थी ये सभ्यता? ये पाई थी हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़ में काली सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता थी। ये क्या है? ये सिंधु, जो सिंधु घाटी सभ्यता है अपनी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अवशेष यहाँ पे मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा नाम क्यों पड़ा? काली कलर की चूड़ियों के, तांबे के रूप में काली कलर की चूड़ियां उसमें मिली है, तो कालीबंगा, बंगा मतलब चूड़ियों के लिए, पंजाब में बंगा चूड़ियों को बोला जाता है, इस तरीके से कालीबंगा नाम पड़ गया इस सभ्यता का। कौन सी नदी के किनारे? ज्यादातर सभ्यता, सारी सभ्यता किसी नदी के किनारे पे मिली हुई है, तो ये कौन सी नदी के किनारे मिली? तो कालीबंगा मिली है सरस्वती नदी, जो पहले सरस्वती नदी थी, अभी वर्तमान में उसको बोला जाता है घग्गर नदी। कौन सी बोली जाती है? घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे इसको सभ्यता को, ये सभ्यता मिली थी। ठीक है, याद रखने वाली बात जो इंपॉर्टेंट है, इसको खोजा किसने था? खोजना, इसको खोजा किसने था? खोजा था, कई बार सवाल मेरे सामने आ चुके हैं, अमलानंद जी घोष ने। किसने? अमलानंद जी घोष ने। और इसका उत्खनन यानी इसको खोदा किसने था? खोजा और खोदना मतलब पहले तो खोजा, फिर इसके बारे में और रिसर्च, खोद खुदाई करके और रिसर्च किया था। ये दो जनों ने किया था, एक तो बीके थापर नाम आता है और दूसरा नाम आता है बीबी लाल, बीबी लाल, ये दो जनों के नाम, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कालीबंगा के लिए। कालीबंगा में क्या मिला था? जोता हुआ खेत मिला था कालीबंगा में, तांबे की काली चूड़ियां मिली थी, उसके अलावा दुर्ग किला भी मिला था, जिसको दुर्ग कहा गया, छोटा मोटा से मतलब नीचे गिरा हुआ ढाया हुआ किला मिला, लेकिन उसको उस समय वो किला था, दुर्ग था। ठीक है, तो ये कालीबंगा के बारे में याद आपको रखनी है। नेक्स्ट, ऋषभ देव जी का जो मंदिर है राजस्थान के किस स्थान में है? तो उदयपुर के अंदर ऋषभ देव जी का मंदिर है, और उसको उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है दुले, जो तहसील भी है दुले, और दुले के अंदर है, दुले के अंदर ये है। इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है, इसको केसरिया जी कहा जाता है। क्या बोले? केसरिया जी, इस जगह को केसरिया जी के नाम से भी जाना जाता है, दुलेर को। ठीक है, इस नगर को, एक तहसील है उदयपुर में, 30-40 किलोमीटर दूर उदयपुर के कहीं पे तहसील है। ये जैन तीर्थ है। क्या है? जैन तीर्थ है, तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। और हिंदू भी इसको विष्णु जी का 8वां अवतार मानते हैं। कौन सा मानता है? 8वां अवतार मानते हैं हिंदू, विष्णु जी का 8वां अवतार भी इसको मानता है। सवाल आ सकता है कि हिंदू विष्णु जी के 8वें अवतार किसको मानते हैं? तो याद रखना किसको मानता है? ऋषभ देव जी को, जिनको केसरिया जी, केसरिया जी, या फिर कह सकते हैं अपने दुले, जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है, वहां पे इनका मंदिर है। ओके, तेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? राजस्थान का एकीकरण हुआ था, अलग अलग संघ बने थे, पहला बना था मत्स्य संघ, मत्स्य संघ बनाया था, उसमें 1948 के अंदर ये शुरू हुआ था। और 1948 में भी 18 मार्च, कब हुआ था? 18 मार्च 1948 के अंदर मत्स्य संघ बना था, जिसका राज प्रमुख बनाया गया था हमारे किसको? धौलपुर को। किसको बनाया गया था? राज प्रमुख किस राज्य, मतलब धौलपुर के राजा को बनाया गया था। ठीक है, धौलपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। इनको क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, उदयभान सिंह जी को बनाया था। अच्छा, उसी मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी अलवर। क्या थी? अलवर को उसकी राजधानी बनाया गया था। और उसका प्रधानमंत्री, उस मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। बस इतनी बातें याद रखनी है। वो मत्स्य संघ जो पहला संघ हुआ था, डेट याद रखनी है, एकीकरण पढ़ोगे सारी 7 डेटें एक साथ याद कर लेना। 18 मार्च को होता, 1948 के अंदर हुआ था। महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, जो कि धौलपुर के महाराजा थे। दूसरी बात, अलवर को वहां की राजधानी बनाया गया था, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या था? इसके अंदर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 तो रियासत थी और एक ठिकाना था निमराना, जो सबसे लास्ट में इसके अंदर मिला था। ठीक है, अच्छा, ये मत्स्य संघ जो नाम है, ये नाम किसने सुझाया था? ये भी याद रखना, ये भी सवाल आने लायक है। मत्स्य संघ बताया था के.एम. मुंशी ने। किसने? मुंशी जी थे, मुंशी जी को
मुंशी या फिर मुंशी को कुछ नाम अलग ही सुझाना होता तो मत्स्य संघ सुझा दिया था। के एम मुंशी जी ने नाम रखा था, बोला था कि इस संघ का नाम क्या रखे, मत्स्य संघ रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन था? तो भरतपुर अंग्रेजों से करने वाला प्रथम राज्य था जिसने अंग्रेजों से संधि की थी। याद रखना, बाइबिल के पहला ही वर्ल्ड में ऐसा था, वर्ल्ड में नहीं कह सकता, इंडिया में कह दूं, अपने राजस्थान में कह दूं, बाइबल को साक्षी मान के भरतपुर ने संधि की थी। सबसे पहली संधि की थी किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। और वो करने के लिए बाइबल के ऊपर क्या क्या था? सौगंध दिलवाई थी कि भाई तुम धोखा वोखा नहीं करोगे इस तरीके से। तो बाइबल पे याद रखना, सवाल आ सकते हैं कौन से राज्य ने बाइबल पर ऊपर शपथ खा के अंग्रेजों से क्या की थी? संधि की थी, दोस्ती की थी। 18वीं सदी में। कब की थी ये? 18वीं सदी में की थी। ठीक है, याद रखना। मैं वही चीजें बताऊंगा, मैंने बहुत रिसर्च की इसके अंदर भैया, ध्यान रखना। मैं ऐसे हवा में नहीं मार रहा, बहुत रिसर्च की है और वो ही चीजें बता रहा हूँ जो पूछी गई है या पूछी जा सकती है, मुझे ऐसा अंदाजा लगता है। और काफी चीजें मैंने एक्सपीरियंस क्या बोले रिसर्च करके पता की कि इस तरीके सवाल आ रखे, आ सकते हैं, आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। दयाल दास की ख्यात। दयाल दास की ख्यात राजस्थान में किस राज्य का इतिहास संकलित है? तो याद रखना, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। किसमें? राठौड़ों का इतिहास, बीकानेर के राठौड़ों का, इसके अंदर इतिहास लिखा हुआ है। दयाल दास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात किसने लिखी थी? उसका नाम याद रखना, नाम इसका दयाल दास है तो दयाल दास जी ने ही इसके अंदर लिखी थी। जो कौन थे? जो महाराजा रतन सिंह जी, जो बीकानेर के राजा थे, महाराजा रतन सिंह जी के दरबारी थे। कौन थे? दरबारी थे। उन्होंने ख्यात लिखी, दयाल दास की ख्यात। उस दयाल दास की ख्यात में राठौड़ों का बयान करा था। इसमें इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है, इसमें बोला जाता है, इसको बोला जाता है बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। ठीक है, हिंदी देख लेना यार भाई, हिंदी का कोई इशू नहीं है। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, ठीक है, याद रखना, इसको बोला जाता है। क्योंकि मैं करने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, राठौड़ों की ख्यात। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। मजार फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर के अंदर मजार फकीर है। मजार फकरी है जो किसके लिए है? जो दाऊदी बोहरा होते हैं लोग, समाज है, उनकी ये क्या है? उनके लोगों की ये एक मस्जिद है, एक फकरी, मजार फकरी करके जगह है, एक टूरिस्ट प्लेस भी हो चुका है आज की तारीख में। डूंगरपुर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही ध्यान रखो। नेक्स्ट 17वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे सीधी सीधी बात दे रखी है। यहाँ पे फिर प्रजामंडल की बात करी, मैंने बोला था सबका याद रखना। जैसे सिरोही का गोकुल भाई भट्ट, ये याद रखना आप। करौली का त्रिलोक चंद माथुर है, इनके अध्यक्ष है, याद रखना। जैसलमेर का मीठालाल जी व्यास है, इनको याद रखना, मीठे है एकदम मीठालाल जी व्यास। अलवर का लादाराम जी व्यास नहीं है। लादाराम जी व्यास किसके है? लादाराम जी व्यास अलवर के नहीं है। अलवर का कौन था उस समय प्रजामंडल का? तो वो हमारे थे पंडित हरि नारायण शर्मा। कौन थे? पंडित हरि नारायण शर्मा। तो ये याद रख लेना, अगली बार सवाल कुछ और हो सकता है। तो आपको प्रजामंडल के नाम कब हुए थे और उनके कौन कौन अध्यक्ष है ये याद रखना है आपको। ठीक है, इस तरीके से सवाल दो आपके सामने इसी के अंदर आगे दो प्रजामंडल के ऊपर, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, कौन था? हरि नारायण शर्मा। जो अलवर प्रजामंडल जो कब हुई थी? जब 1938 के अंदर हुई थी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। 18वां क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया भाई? 18वां क्वेश्चन ही गायब हो गया। 18वां क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। 18वां क्वेश्चन है हुरुडा सम्मेलन के लिए। हुरुडा सम्मेलन बोला है कब हुआ था हुरुडा सम्मेलन? तो हुरुडा सम्मेलन हुआ था 1734 के अंदर। और डेट भी याद रखना, 17 जुलाई 1734 के अंदर हुरुडा सम्मेलन हुआ था। हुरुडा सम्मेलन क्या था? हुरुडा सम्मेलन ऐसा था कि भैया जयपुर के महाराजा थे, कौन थे अपने? जय सिंह जी, सवाई जय सिंह जी। सवाई जय सिंह जी ने क्या किया? मराठों के बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहे थे, तो उस आक्रमणों को रोकने के लिए उन्होंने एक हुरुडा सम्मेलन प्रस्तुत किया। उसके अंदर उन्होंने बोला कि सभी राजपूत राजाओं अपन एका करते हैं, एकता का प्रतीक देते हैं और हम आपस में एक डील करते हैं कि हमें इन मराठों के आक्रमणों को रोकना है। उसके लिए हम एक ही मतलब एकता कर लेते हैं। नहीं तो क्या होता, मराठा आते थे, एक दो को अपने साथ कर लेते थे और फूट डालो, राजनीति करो, वो सेम बात ही थी। तो बोले एक ऐसा काम करते हैं अपन। हुरडा करके एक जगह थी। हुरडा क्या थी? एक जगह है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। वहां पे ये सम्मेलन हुआ, इसके लिए हुरडा सम्मेलन कहा गया था। 1734 में हुआ था। किसने कराया था? ये कराया था सवाई
जय सिंह जी ने, जयपुर के महाराजा थे सवाई जय सिंह जी। सवाई जय सिंह जी ने जयपुर के महाराजा ने ये करवाया था। उसमें बहुत लोग आए थे, उसके अंदर बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, दुर्जन साल सिंह, ये सब लोग आए थे। इनके नाम याद रखना चाहो तो रख लेना। बाकी आपको याद रखना है सवाई जय सिंह जी ने इसको करवाया था। इसकी अध्यक्षता यानी इसके लिए क्या रखा था, अध्यक्ष किसको रखा था इसको करने के लिए, तो भाई मेवाड़ का नाम हमेशा ही ऊंचा था, तो मेवाड़ के नाम से सब लोग जुड़ जाते थे। तो अध्यक्ष रखा था मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह। याद रखना सवाल मैंने देखा हुआ है सेम हुडा आंदोलन या सम्मेलन का मेन अध्यक्ष कौन था, तो जगत सिंह सेकंड। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड को अध्यक्ष बना दिया। पूरा प्रोग्राम इन्होंने सेट किया था, टेंट वेंट तंबू सब इन्होंने लगाए थे, जगत सिंह को अध्यक्ष बना दिया था। और इन्हीं लोगों के बीकानेर, मेड़ता, जोधपुर और इन सबको बुलाया था, आजू बाजू के लोगों को बुलाया था कि भाई आओ, नागौर वागौर किशनगढ़ के राज सिंह और सबको बुलाया था और बोले एक अपन एकता करते हैं। एकता करते समय इन्होंने एक प्रतिज्ञा, क्या लिखा था, प्रतिज्ञा पत्र बनाया था, जिसको दूसरा नाम कहा जाता है अहमदनामा। क्या बोलते हैं, अदमनामा, सॉरी अहदमनामा, अहदनामा कहते हैं। याद रखना अहदनामा किसको कहते हैं, प्रतीक्षा पत्र, सॉरी प्रतिज्ञा पत्र था जो हुड्डा सम्मेलन के अंदर किया गया था 17 जुलाई 1734 में अंदर, जिसके अंदर क्या मिसाल दी थी, एकता की मिसाल दी थी। हम भाई एक हो जाएंगे और इन मराठों से इनके युद्ध करेंगे, भाई मराठों को आने नहीं देंगे, अपन अपन लूटपाट करेंगे, दूसरों को नहीं करने देंगे। चलो, कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा गया था, ये देखो जो वो ये बोलता है ना, इसको कहा गया उसको कहा गया, जेम्स टॉड का काम ही, जेम्स टॉड का काम ही ये था, बैठा बैठा सिर्फ उपाधि देता था, ठीक है। तो उपाधि क्या दी थी, किसको दी थी, तो माउंट आबू को उसने क्या बोला था, हिंदू ओलंपस कहा था, ठीक है, हिंदू मतलब माउंट आबू को कहा था, इतना याद रखो इसमें। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसने कहा था, ये भी फिर वो एक ही आदमी है, कर्नल टॉड ने। बैठा बैठा ये काम करता था। टॉड ने फिर बोला था कि राठौड़ हो, मुगल ने जितनी भी अपनी जीते जीती है राजस्थान के अंदर, उसमें आधी राजस्थान के बाहर भी जितनी भी जीती उसमें आधी जीतों की मतलब क्या होनी चाहिए, आधी राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर उनके राठौड़ उनकी तरफ से लड़े थे, चाहे बीकानेर हो, जोधपुर, कोई भी उनकी तरफ से ही लड़े थे। 1857 की क्रांति भी उठा के देख लो। 21वां क्वेश्चन, आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था, अनुव्रत नाम क्या था, अनुव्रत, अनु यानी छोटा, अनु यानी छोटा, व्रत यानी प्रण, कोई प्रण लेना है, इस तरीके से किसी तरीके से कोई संकल्प लेना है। तो अनुव्रत का सूत्रपात कब किया था, तो इसका आंसर था 1949 के अंदर। कब, 1949 के अंदर। कहां किया था, सरदार शहर के अंदर किया था, ठीक है। कुछ व्रत रखे थे, आचार्य तुलसी जी ने बोला था मांस मत खाओ, दारू मत पियो, ये मत करो, वो मत करो, फलाना फलाना, झूठ मत बोलो, ईमानदार रखो, और सब व्रत करके ऐसे छोटा व्रत, छोटा संकल्प, आज करो कल पूरा बड़ा होगा, इस तरीके से उन्होंने एक रखा था। और 1949 के अंदर सरदार शहर के अंदर इसको रखा था, ठीक है, ठीक है, याद रह जाएगा, बिल्कुल सर याद रहा हुआ है। ये डेट भी याद रखना, 2 मार्च के अंदर, सारा काम मार्च के अंदर। तो मार्च में पड़ती गर्मियां में आदमी के पास रहता नहीं काम, तो करता है हतई, ठीक है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन फिर उड़ गया है, 22वां क्वेश्चन अपने यहाँ से गायब हो गया है। 22वां क्वेश्चन के बारे में मैं आपको फिर बता दूं कि 22वां क्वेश्चन क्या था। 22वां क्वेश्चन था, चलो 22वां हटा देते हैं, नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा वो कम हुआ। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है, तो ये संबंध है भैया किससे था, ये संबंध है अपना, ये कौन सा 23वां क्वेश्चन है, हाँ, मोतीलाल तेजावत से। किसका था, मोतीलाल तेजावत, जिनको क्या बोला जाता है, आदिवासियों के, क्या, आदिवासियों के मसीहा, क्या बोला जाता है, मसीहा भी बोला जाता है, ये भी नाम देखा, आदिवासियों को मसीहा किसी का, मोतीलाल तेजावत जी 21 सूत्री मांग पत्र लेके मेवाड़ पुकार उसको नाम दिया था, और मेवाड़ के राजाओं को ये दी थी कि भैया इस तरीके से ये लो, और ये 21 सूत्री हमारी मांग है, इसकी पूर्ति करो, और बहुत सारे टैक्स फैक्स और जो कम करने हैं वो करो। ये सब कौन लेके गया था, मोतीलाल तेजावत जी लेके गए थे, ठीक है। मेवाड़ कहते, याद रखना मोतीलाल तेजावत जी किससे संबंध रखते हैं, मेवाड़ से। चलो, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ के वार्षिक आय कितनी थी, तो 1,84,000, ठीक है, 184 लाख रुपीस थी। कितनी थी, 184 लाख रुपीस थी जब एकीकरण हुआ था मत्स्य संघ का। मैं आपको वापस बता चुका हूं, बार बार बता देता हूं। 18 मार्च कब हुआ था, 18 मार्च 1948 के अंदर पहला जो था सारे एकीकरण में पहला मत्स्य संघ का था,
ठीक है। इसके अंदर अलवर, करौली, भरतपुर ये सब लोग आ गए थे, धौलपुर, और एक निमराना ठिकाना ये रियासत थी। आपको बता दूं 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। जब एकीकरण हुआ था राजस्थान का 19 रियासतें 3 ठिकाने थे, और 18 मार्च 1948 के अंदर पहला हुआ था मत्स्य संघ हुआ था। इन लोगों को मिला दिया गया था। पहले मध्य प्रदेश भाग रहा था कोई, उसको पकड़ के वापस ले आए थे, ठीक है। ठीक है, उस समय उसकी जो आय थी उस पर्टिकुलर इन 4 रियासतों की और एक ठिकाने की, तो वो थी 184 लाख रुपीस, यानी 184 लाख रुपए थी। और इनका क्षेत्रफल कितना था? इनका क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर, 12,000 वर्ग किमी, ये था इनका क्षेत्रफल। सवाल अगली बार सवाल ऐसा नहीं आएगा, और ऐसा आ सकता है कितना एरिया था उनका, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या थी कि किसने करवाया था ये एकीकरण करवाया किसने था? ये कराया था एनवी गॉडगिल ने। किसने कराया था? एनवी गॉडगिल ने। एनवी गॉडगिल ने एकीकरण करवाया था, इसकी सारी सेटिंग की थी इन्होंने। कहां हुआ था एकीकरण? तो लोहागढ़ में हुआ था। कहां हुआ था? लोहागढ़ में, लोहागढ़ के दुर्ग में हुआ था, जो कि कहां पे है? भरतपुर के अंदर है। कहां पे है? भरतपुर के अंदर है, ठीक है। उसके अंदर ये हुआ था, और इस तरीके से इनकी बात सारी हो गई थी। ओके, नेक्स्ट। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आचार्य कहा हुआ? 1000 बार पूछा हुआ सवाल है, बार बार आगे भी पूछा जाएगा। वो बोला था अजूबा है जैसलमेर, 8वां अजूबा बोला था। 8वां आचार्य कहा, अजूबा है मतलब अलग है, अजूबा इन द सेंस मतलब अच्छी चीज में कह रहा हूं कि वो इतनी संघर्षों में भी वहां पे लोग इस तरीके से अपने जीवन व्यतीत करते हैं। तो पंडित जी जब घूमने आए थे जवाहरलाल नेहरू जी, तब उन्होंने इसको 8वां आचार्य कहा था वर्ल्ड का, ठीक है। किसको? जैसलमेर को। विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित है? अब देखो ये जो विजय सिंह पथिक नाम है ना, ये आधी हिस्ट्री तो ये खा जाते हैं, देखना इनके ऊपर सारी चीजें। विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से जुड़े हुए, बिजोले आंदोलन याद है, बिजोले किसान आंदोलन, यानी विजय सिंह पथिक का नाम आता है, सबसे लेट जुड़े थे, लेकिन उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा उत्पात मचाया था, मतलब बहुत ज्यादा काम किया था। उनका दूसरा नाम क्या था? उनका नाम था भूप सिंह। ये भी सवाल आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। भूप सिंह गुजर, भूप सिंह गुजर उनका नाम था। दूसरा नाम, जो उनका असली नाम भूप सिंह गुजर था, यहाँ पे आए जब उन्हें विजय सिंह पथिक के नाम से कहा गया। और बिजोले आंदोलन में आपने बहुत अच्छी अपनी सेवाएं दी, बहुत अच्छी काम किया। और अजमेर से वो क्या करते थे? समाचार पत्र भी निकालते थे। कौन सा? एक तो नव संदेश, याद आएगा सवाल ऐसा आ सकता है कौन सा निकाला है। मेरे को सवाल से मतलब है, ज्ञान तुम्हारे पास है, मुझे पता है तुम सब कहीं ना कहीं पढ़ के आए रखे हो। मेरा सिर्फ क्या है यहाँ पे, ये बताने के लिए इस तरीके से सवाल आ जा सकता है। नव संदेश उसने उन्होंने निकाला था, और क्या निकाला था? और निकाला था राजस्थान संदेश। कौन सा निकालता? राजस्थान संदेश। ये 2 समाचार पत्र निकाले थे अजमेर से। और एक और चीज उनके साथ जुड़ती है, वो ये है कि तरुण राजस्थान करके एक पत्रिका छपती थी, जो हिंदी साप्ताहिक थी। पत्रिका नहीं, हिंदी साप्ताहिक, यानी सप्ते में, हिंदी की भाषा में सप्ते में एक बार आती थी। और उसमें एक ब्लॉग लिखते थे, ये क्या थे? ब्लॉगर थे बहुत बड़े, ये ब्लॉग लिखते थे। इस ब्लॉग का नाम था क्या? राष्ट्रीय पथिक। राष्ट्रीय पथिक करके अपना नाम लिखते थे ना, कोई गजल लिख दिया, नीचे लिख दिया क्या बोलते, पूरी गजल लिखे नीचे डैश करके लिखता है ना, अनजाना आशिक या फिर दीवाना प्रेमी, इस तरीके से। तो वो अपने लिखते थे, उसमें राष्ट्रीय पथिक करके ब्लॉग लिखते थे, और अच्छी अच्छी बातें लिखते थे देश के लिए, जो स्वदेशी आंदोलन में और इससे जुड़ी हुई बातें होती थी। तो ब्लॉग लिखते थे वहां पे, किसमें लिखते थे? तरुण राजस्थान में, जो हिंदी साप्ताहिक होती थी। और उसका संस्थापक या संस्थापक कह दे या फिर संपादक कह दे, तो उसका संपादक तरुण राजस्थान के कौन थे? वो थे अपने जय नारायण व्यास जी। जय नारायण व्यास जी थे, जो सेकंड अपने सीएम रहे हुए हैं जोधपुर से। जोधपुर के थे मतलब सीएम राजस्थान के, जय नारायण व्यास, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा गढ़ सुदर्शन, यानी बहुत ज्यादा सुंदर, सुदर्शन गढ़, वो जाता है नाहरगढ़, जो कि कहाँ है? जयपुर में अवस्थित है नाहरगढ़। नाहरगढ़ उसका नाम, जो उसका दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़ भी याद रखना है। नाहरगढ़ नाम कैसे पड़ा? पहली बात तो नाहर यानी शेर, बाघ, और नाहरगढ़ वहां पे शेरों को इस तरीके से माना गया, तो नाहरगढ़ सेंचुरी टाइप। और वैसे दूसरी कहावत ये भी है, नाहर सिंह जी जो थे, और उनके नाम से, नाहर सिंह भूमिया करके कोई थे, उनके नाम से इसका नाहरगढ़ नाम पड़ा गया था, ठीक है। एक डिफेंस, जयपुर के डिफेंस के लिए बनाया गया था। और बनाया किसने था? इसको बनाया था महाराजा सवाई सिंह, सवाई जय सिंह। कब बनाया था? 1734 में, ठीक है, ये याद रख लेना।
नाहरगढ़ जयपुर गए हो, आपको पता ही है, जयपुर जो रहते हैं उनको ही पता होगा। जोगी महल कहाँ स्थित है? जोगी महल स्थित है रणथंभौर के अंदर। कहाँ पे है? रणथंभौर के अंदर। एक तरीके से जोगी महल क्या है, एक तरीके से ये आप समझ लो शिकार हाउस है, शिकार घर कह दो या शिकार के लिए बनाया गया एक घर है, जो शाही परिवार, जयपुर के शाही परिवार, उनके लिए शिकार के लिए रणथंभौर में बनाया गया था, उसको बोला जाता है जोगी महल। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया था? आक्रमण किया, ये नहीं पूछा कब अधिकार किया था। तो अकबर जी ने किया था 25 फरवरी, सही, हाँ 25 फरवरी 1568। ठीक है, 1900 याद आता है, 1568 में किया था। अभी कभी कहीं 25 है कहीं 23 है, तो थोड़ा देख लेना, इसमें डाउट है, कहीं 25 है कहीं 23 है, तो अब 23 नहीं दिख रहा, तो नजदीक कौन सा है, 25 से 28, तो कैसे कर ले। और 1568 है, मेन बात है ईयर सेम मिल रहा, तो इसका आंसर यही है 1568 के अंदर, मतलब अधिकार कर लिया था। आक्रमण किया था, काफी टाइम चला, फिर उन्होंने क्या किया, वहां पे अधिकार कर लिया था, अपनी हजारे की सेना लेके अंदर घुस गए थे और 2-3 दिन वहां रुके थे अकबर जी, और फिर वो वहां से निकल गए थे। ठीक है, और लड़ाई किससे की थी? जब ये चित्तौड़ किले का आक्रमण हुआ था, इस युद्ध हुआ था, इस युद्ध में लड़ाई उन्होंने किससे के सामने की थी? सामने कौन थे? सामने थे जयमल जी। जयमल जी कौन थे? जयमल जी थे, जयमल वर्सेस अकबर। मेड़ता के जयमल जी थे, जयमल की अकबर के साथ लड़ाई हुई थी, और काफी अच्छी उसमें चित्तौड़ में अच्छा खासा मामला हुआ था, और काफी कभी और आएगा तो उसमें और बातें करेंगे। बाकी आप लोगों को पता है, मैं तो पहले कहता हूँ आप लोगों को सारी चीजें पता ही है। ठीक है, तो इस समय ये लड़ाई हुई थी। चलो नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान तित्य के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर जी कहाँ पे है? ये रहे, नमो। सोमेश्वर जी पृथ्वीराज चौहान तित्य के पिता थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कौन? जिसने तराइन के युद्ध लड़े थे। तराइन के युद्ध 2 बार हुए थे। तराइन का युद्ध लड़ा था इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान, नाम सुना होगा, पिक्चर बनाई थी, बहुत ही रद्दी पिक्चर बनाई थी, फिर भी देख लो, बहुत महान शख्सियत थी, उनकी पिक्चर इतनी घटिया बनाई। तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध 1 और 2, 2 फेज में हुआ था, 2 जगह हुआ था, एक तो 91 में हुआ था, एक 92 में। अगली साल ही गौरी माना नहीं, वापस आक्रमण कर लिया, मोहम्मद गौरी के सामने था। एक बार यहाँ पे पृथ्वीराज जी जीते, दूसरी बार गौरी जीत गया, फिर उनको बंदी बंदी बनाया, इस तरीके से काफी खान बात है। ठीक है, पिता तो याद रखे सोमेश्वर जी, तो माता भी याद कर लो, क्या पता अगली बार माता जी की जिक्र कर ले। तो कर्पूरी देवी कौन थी? कर्पूरी देवी, याद रखना। पिताजी कौन थे? सोमेश्वर जी, तो माता कौन थी? कर्पूरी देवी। ठीक है, तो यहां तक मैंने 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए, मुझे पता है, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, आप लोगों को पता सब चीज है, ये मुझे भी पता है, और मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको ज्ञान देना नहीं है, मेरा उद्देश्य यहाँ पे कि इनके साथ आपको इन चीजों को याद रखना है, ताकि मेरी इस क्लास से, इस वीडियो से आपका कुछ बेनिफिट हो जाए और पढ़ने में आपका तरीके में फायदा हो जाए, इसलिए मैं क्लास बना रहा हूँ। तो प्लीज अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ गलत लगी हो, कुछ भी ऐसा लगा हो, तो आप जरूर मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा था ऑफ द फील्ड है, मेरा फील्ड नहीं है ये, मैं आपको पहले ही वो डिस्क्लेमर देता ना पिक्चर स्टार्ट होने से पहले ही बता रहा हूँ। मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए, आप मानोगे नहीं, इसमें बहुत मेहनत लगी, इतनी चीज़ें निकाल के ढूंढ के, अच्छी चीज़ें ऑथेंटिक जो सही बात हो वो ला के आप लोगों के सामने रखना, और फिर एक क्लास 1 घंटे तक अपना मुंह को बकबक करना। मैं चाहता हूँ अपना सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये कर रहा हूँ ताकि आप ओवरऑल रिजल्ट अच्छा दे सको। और अगर आपको ये मेरी सीरीज अच्छी लग रही है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपना प्यार जरूर बताइएगा, तो फिर मैं आगे और भी वीडियो बनाते रहूंगा। और बाकी सारी फैकल्टी, चाहे पॉलिटी की हो तो पॉलिटी की वीडियो बनाएंगे, जैसे 25 टेस्ट है तो उसमें से 10 हम आपको सॉल्व करवाएंगे, 15 आपको खुद करने हैं, तो आपको पढ़ने का तरीका पता चलेगा कि भाई सिर्फ आपको परोपकारनी सभा में खाली इतना नहीं पढ़ना, उसके साथ और भी चीजें आपको पढ़नी है, राइट। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने सही प्यार देते रहे तो मैं इसी तरीके से आंख बंद करके चलता रहूंगा, आपको फायदा होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।